नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज हम बात करेंगे इस खतरनाक होते जा रहे कोरोना वायरस की। ये वो कोरोना वायरस नहीं है जिसने अब तक देश में साल सवा साल से तबाही मचाई है। जो पिछले एक डेढ़ महीने से कोरोना वायरस देश में तबाही मचा रहा है, ये कोई और वायरस है। क्या वजह है? ये कौन सा वायरस है जो अब दिल पर भी अटैक करता है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है, जो मरीज को संभलने का, उबरने का मौका ही नहीं देता, डॉक्टरों को यह समझने का मौका ही नहीं देता कि मरीज को बचाने के लिए करना क्या है। अभी तक तो मरीज और डॉक्टर एक्सपर्ट्स ये समझते थे कि ये कोरोना वायरस लंग्स को अटैक करता है, फेफड़ों पर असर डालता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और लंग्स डैमेज होने की वजह से इंसान को सांस नहीं आती, शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाती, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब हाल में एक स्टडी हुई है जिसमें यह पता लगा है कि दिल पर भी ये अटैक करता है। कैसे, आज बताएंगे आप। और दूसरा, एक बुरी खबर, सरकार द्वारा नियुक्त एक एक्सपर्ट ने खुद ये बताया है कि अभी हिंदुस्तान में दूसरी लहर की पीक नहीं आई है और अगला एक हफ्ता देश पर समझ लीजिए भारी है। 3 से 5 तारीख के बीच, 3 मई से 5 मई के बीच, 3 मई से 5 मई के बीच पीक आ सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको जरा कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े, जो हर दिन आपको मैं बताता हूं कि आज इतने लाख मरीज हो गए, इतने लाख मरीज हो गए। अब यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। 4 लाख से ज्यादा मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में। हालांकि ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। 3,523 लोगों की मौत हुई है, 2,99,000 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस समय देश में जो लोग बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो 32,68,000। इस समय देश में 32,68,710 लोगों का इलाज चल रहा है और कुल अब तक 1,91,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा मामले रोज सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, इसे तो एक शुरुआत माना जा रहा है, या ये कहें कि अभी पीक आई नहीं है, अभी पीक आना बाकी है। यानी ये कोरोना वायरस, ये दूसरी लहर अभी और कहर बरपाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार की ओर से जो वैज्ञानिकों की नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी गठित की गई है, उसने ये चेतावनी दी है। इस कमेटी के प्रमुख और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर हैं एम विद्यासागर राव। वो क्या कह रहे हैं वो भी जरा जल्दी से देख लीजिए। विद्यासागर राव कह रहे हैं, हमारा अनुमान है अगले सप्ताह में दूसरी लहर की पीक आएगी, यानी 3 से 5 मई के बीच, और 5 मई के बाद कोरोना मामले कम होने शुरू हो जाएंगे। और लेकिन 4 से 6 हफ्ते तक अभी इस दूसरी लहर से जूझना पड़ सकता है। बड़ी संख्या में इस दौरान मामले आते रहेंगे। अगर हमने सावधानी बरती तो ये लहर धीरे धीरे कम हो जाएगी, और नहीं सावधानी बरती तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, मशहूर अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ और राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन के स्वास्थ्य सलाहकार एंथनी फॉची ने कहा है, हालांकि बहुत चिंतित है एंथनी फॉची। वो कह रहे हैं कि इंडिया में इस समय जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, उससे मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत सीरियस है ये। वो कह रहे हैं भारत को इस समय फौरन लॉकडाउन लगा देना चाहिए। कुछ हफ्तों के लिए एंथनी फॉची कह रहे हैं हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा देना चाहिए, तभी आप इस महामारी से बच सकते हैं। जो नुकसान हो रहा है उसे कम कर सकते हैं, और इस लॉकडाउन के दौरान आप तेजी से ऑक्सीजन, आईसीयू, अस्पताल, बिस्तर, इस सब की व्यवस्था कर लें। वहीं अमेरिका की रिस्पांस टीम के ग्लोबल स्टेट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर गेल ई स्मिथ कह रही हैं, यह संकट बहुत गंभीर है। अमेरिका से दो बड़े लोगों ने अपनी चिंता जताई है भारत की स्थिति पर। गेल ई स्मिथ कह रही हैं, ये जो केस बढ़ रहे हैं, अभी भी पीक आई नहीं है। जो हमारे विद्यासागर राव साहब कह रहे हैं कि अभी पीक आई नहीं है, अभी ऐसा लगता है भारत में हालात और खराब होने वाले हैं। यहां तो हम दूसरी लहर की बात कर रहे हैं, वहां कर्नाटक की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी राज्य में वो तीसरी वेव की बात कर रही है कि थर्ड वेव भी आने वाली है, और ये थर्ड वेव आ सकती है। जुलाई से मामले कह रहे हैं सेकंड वेव के कम होंगे, और ये थर्ड वेव कर्नाटक में आएगी अक्टूबर में, जिसके बाद तीसरी वेव का उछाल देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कैसे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को उनके एक्सपर्ट्स महाराष्ट्र में बता रहे थे कि जुलाई के बाद वहां तीसरी वेव आ सकती है। अभी दूसरी लहर से निपटने का कोई पता नहीं है, यहां तीसरी लहर से चिंता हो गई है। आज
फिर से कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में कुछ लोगों की जान ले ली है, बहुत सारे लोगों की जान ली है वैसे तो, लेकिन जिनको आप जानते हैं वो बता दूं। बाहुबली सांसद बिहार के शहाबुद्दीन, उनकी कोरोना से आज मौत हो गई। शहाबुद्दीन दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में कुछ दिन से भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, तिहाड़ जेल में बंद थे वो, आज उनका भी निधन हो गया। इसके अलावा एक और बुरी खबर आई बॉलीवुड इंडस्ट्री से, जहां अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया। ये देखिए, आपने अक्सर इनको मूवीज में देखा होगा। आर्मी से थे, मेजर के तौर पर रिटायर हुए और उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, कई फिल्में की। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। पिछले हफ्ते अस्पताल में जब भर्ती हुए थे, हालत बिगड़ी थी। किसने सोचा था कोरोना इन्हें भी लील लेगा। वहीं यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। आजम खान कोरोना पॉजिटिव हो गए। और अब आपको उस खबर के बारे में बता रहा हूं जिसकी चर्चा कल से ज्यादा होने लगी है। जब से मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, तब से हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि कोरोना में ये हार्ट अटैक क्यों हो जाता है। हम तो समझते थे कि कोरोना लंग्स पर असर करता है, आपकी सांस लेने की शक्ति को छीन लेता है, फेफड़ों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और इंसान की जान चली जाती है क्योंकि आप सांस नहीं ले पाते, इसीलिए ऑक्सीजन दिया जाता है। लेकिन कोरोना में ये हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? हाल ही में एक अध्ययन हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि कोरोना वायरस मरीजों के दिल पर भी असर डालता है, और ऐसे मरीजों पर भी असर डालता है जिन्हें पहले हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें तो दिक्कत है, उन्हें फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे लोगों को भी परेशानी में डाल देता है जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मरीज कोरोना के, जिनका हृदय, जिनका दिल एकदम स्वस्थ है, उनका हार्ट भी फेल हो जा रहा है। रोहित के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अमेरिका के माउंट सिनाई अस्पताल के शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि कोरोना मरीजों को हार्ट अटैक से भी बचाना है। इस पर भी राष्ट्र की बात में एक्सपर्ट्स आज आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए, आपको पता है कोरोना मरीजों में ज्यादातर अपने आप खुद ठीक हो जाते हैं, घर पर ही ठीक हो जाते हैं। फिर कुछ एक हैं 10-15% जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन ये दिल पर जो अटैक करता है कोरोना, ये कैसे करता है, क्यों करता है, और अपने दिल को कैसे बचाएं, आज आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस की नेता, अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनका एक वीडियो संदेश दिखाता हूं जो उन्होंने आज जारी किया है और सरकार से कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में आपके साथ है। जरा सुन लीजिए सोनिया गांधी ने क्या कहा। प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में आप और आपके परिवार की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। वो लाखों परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति भी दिल से अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। हमारा देश इस समय कोरोना की जानलेवा मुसीबत का सामना कर रहा है। आप सब जानते हैं, लाखों की संख्या में हमारे परिजन कोरोना से रोजाना पीड़ित हो रहे हैं। ये संकट सभी देशवासियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ एक दूसरे का सहारा भी बनना है और एक दूसरे की ताकत भी। मैं जानती हूँ कि मौजूदा हालात इंसानियत को हिला देने वाले हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाओं का अकाल है और कई अस्पतालों में बिस्तर नहीं है। सोनिया गांधी ने वीडियो जारी किया है, कहा है हालात गंभीर हैं, लेकिन सबको एक दूसरे की मदद करनी है। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। सरकार कोई ऐसी योजना बनाए जिससे हम ठीक से इस महामारी से निपट सकें। इस बीच एक और बुरी खबर आज आई। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत हो गई। एक बार फिर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी, बत्रा अस्पताल में 8 मरीजों की
ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। अस्पताल ने दावा किया है कि ये सारी की सारी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही हुई हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर। ये धूप छांव जो हमारी चल रही है, ऑक्सीजन के साथ जो हमारा खेल चल रहा है, ये बहुत ही गंदा खेल था। प्रैक्टिकली एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड हम लोग इससे पीड़ित थे और हम लगातार अथॉरिटीज के साथ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें 300 कोविड पेशेंट हो, 230 हाई फ्लो में हो, उसमें 48 आईसीयू में हो। नाउ ऑक्सीजन तो हम लोग मांगते हैं तो अपने लिए तो नहीं मांग रहे, पीने के लिए नहीं है। ऑक्सीजन तो पब्लिक के लिए है, पेशेंट के लिए है, उन मरीजों के लिए जो यहाँ पर भर्ती हुए हैं। कोई टैंकर मुंडका में था, कोई टैंकर बुरारी में था। हमारे तो हाथ पैर फूल गए, लेकिन जब तक ऑक्सीजन आई यहाँ पर, तब तक हमारे 8 पेशेंट नहीं रहे। तो देखा आपने, राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, एक बार फिर से केंद्र से अपील कर रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, इसे जल्द पूरा किया जाए। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए। कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है, उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को। वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के, जो भी सुन रहा है ये और जिसके हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन दीजिए। तो आप देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ है सब तरफ। एक तरफ कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, फिर दूसरा आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अभी तो पीक आना बाकी है, ये 4 लाख अभी पीक नहीं है, अभी तो और पीक आने वाली है। फिर सरकार द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं कि असल में जो जमीन पर मरीज हैं वो 50 गुना ज्यादा हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विद्यासागर जो सरकार की समिति के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं। इस पर भी बहस करूंगा, लेकिन आज राष्ट्र की बात में अपना सवाल आपको बता दूं, जिस पर मुझे पता है आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। कोरोना मरीजों को आखिर ये दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है? और दूसरा, क्या देश पर अगला 1 हफ्ता भारी है? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बातचीत होगी, चर्चा होगी। बहस शुरू करें, चर्चा शुरू करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, और बड़ी खबर यह है कोरोना संकट में जो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसमें दिल्ली हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें बत्रा अस्पताल की तरफ से बताया गया कि उनके पास थोड़ी ही ऑक्सीजन बची है, और उसी बीच खबर आ गई कि 8 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। तो हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, फटकार लगाते हुए, किसी भी हाल में आज 490 एमटी ऑक्सीजन दिल्ली को मिल जाना चाहिए। इसका पालन नहीं किया गया तो अदालत अवमानना की कार्रवाई आपके खिलाफ कर सकती है। अगर यह काम आज पूरा नहीं हुआ तो फिर केंद्र सरकार में एक सचिव को अगली सुनवाई में अदालत के सामने हाजिर होना पड़ेगा। यह नौबत आ गई है। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ फिलहाल इसी खबर पर प्रभाकर मिश्रा और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने, जरा बताइए। मानक बत्रा अस्पताल के एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई होते रह गई। केंद्र सरकार ये कहते रह गई कि ऑक्सीजन हमने दिल्ली को दे दिया है। दिल्ली सरकार रोते रह गई, और उसी बीच ये खबर आई कि बत्रा अस्पताल में मरीज ऑक्सीजन के बिना मर गए। मानक पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, और बार बार दिल्ली सरकार ये कहती है कि उसे जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। 20 अप्रैल को आज हाईकोर्ट ने कहा कि 20 अप्रैल को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने का कोटा तय हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा, जो अब तक नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ये कहती है कि ऑक्सीजन लाने के लिए जो क्रायोजेनिक टैंकर की जरूरत होती है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। आज दिल्ली सरकार सुबह से कह रही है कि हमारे पास टैंकर्स उपलब्ध हो गए, हमें गैस नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो मानक इससे शर्मनाक और इससे बड़ी विडंबना क्या कही जा सकती है कि अदालत में सुनवाई हो रही है, अस्पताल रो रहा है और अस्पताल के मरीज मर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में केंद्र सरकार बार बार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही थी कि दिल्ली सरकार क्राइंग बेबी की तरह से बिहेव कर रही है। और आज ये भी हुआ कि जब हाईकोर्ट ने कहा
कि तत्काल प्रभाव से 490 जो मैट्रिक टन कोटा है वो दिया जाए, नहीं देने पर हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। तो इस आदेश के पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया कि माय लॉर्ड, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस मामले में, इसलिए आप कोई आदेश पारित नहीं करिए। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम आदेश पारित करेंगे और इस आदेश पर अमल नहीं होता तो हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। इसलिए कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते। ये शर्मनाक स्थिति है। इसलिए पिछले 2 हफ्ते से हाईकोर्ट में एक ही बात की सुनवाई होती है। रोज किसी न किसी अस्पताल की तरफ से जाया जाता है और ये कहा जाता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी है, आरोप लगते हैं, और वहां पर अगर हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसे अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो लोगों को इस व्यवस्था से नफरत हो जाएगी कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप होता है, किस तरह केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है, किस तरह दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप नहीं, बिल्कुल सही है। और ये गुस्सा जो है ना प्रभाकर हाईकोर्ट का, ये समझा जा सकता है क्योंकि बहुत हुआ केंद्र सरकार दिल्ली सरकार, बहुत हुआ, क्योंकि सच्चाई यह है ऑक्सीजन के बिना देश की राजधानी के अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं। शर्म से डूबकर हम सबको मर जाना चाहिए अगर आज हम 21वीं सदी में ऑक्सीजन की कमी से अपनी राजधानी के बेस्ट हॉस्पिटल्स में मरीजों को नहीं बचा पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। मेरे साथ राष्ट्र की बात में अब जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय करा दो। आज नो राजनेता, सिर्फ एक्सपर्ट्स। डॉक्टर अरविंद कुमार मेरे साथ हैं, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता। डॉक्टर ओपी यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं, कार्डियक सर्जन है, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल। और पेंसिल्वेनिया यूएस से मेरे साथ डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर के अग्रवाल का एक छोटा सा वीडियो सुनाना चाहता हूं। हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर के अग्रवाल, देश के जाने माने। जब से कल से रोहित सरदाना की हार्ट अटैक से मौत हुई है, तब से लोग ये सोच रहे हैं कोरोना दिल पर कैसे असर डालता है, और अगर किसी के दिल पर असर हो रहा हो मरीज पर तो क्या किया जाए। डॉक्टर के अग्रवाल ने उस पर कुछ कहा है, जरा सुनिए। रोहित सरदाना की डेथ से जो मीडिया से आ रही हैं, सवेरे हार्ट अटैक हुआ, कोविड से सफर कर रहे थे एंड ही डाइड, क्या लेसन मिलता है? लेसन यही मिलता है कि कोविड-19 में हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको लग रहा है छाती के बीचों बीच जलन है, घुटन है, दबाव है, आपको पेन हो रहा है, एसिडिटी लग रही है, सांस फूल रहा है, पसीना आ रहा है, तो तुरंत आप वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन 300 मिलीग्राम की गोली चबा लें। वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन 300 मिलीग्राम की गोली आप तुरंत चबा लें तो मरने की संभावना 22% कम हो जाती है। इस सिचुएशन में जो लोग यंगस्टर्स हैं, 30 साल से ऊपर हैं, अगर उनको कोविड है, अचानक छाती के बीचों बीच घुटन होती है, दबाव होता है, भारीपन आता है, हाथी ने पैर रख दिया, जलन होती है, सांस फूलता है, इमीडिएटली 300 मिलीग्राम की गोली एस्पिरिन की चबा लें। साथ में अगर आपके पास स्टैटिन है तो 40 मिलीग्राम रोजुवास्टैटिन या 80 मिलीग्राम एटोरवास्टैटिन ले लें। अगर आपके पास क्लोपिडोग्रिल है तो 75 मिलीग्राम की 8 गोलियां इमीडिएटली पानी के साथ में ले लें। नहीं है तो कोई बात नहीं, डिस्प्रिन इज दी नंबर 1। अगर आपके पास कॉल्चिसिन है 0.5 मिलीग्राम की 2 गोलियां आप ले लीजिए। कम से कम आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप अस्पताल पहुंच सकोगे और आपका इलाज हो सकेगा। सो रिमेंबर, अगर आपको कोविड है और आपको ऐसा लगता है कि कोविड में मेरे को हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो गया है, तो द मेन फर्स्ट एड इज वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन। 300 मिलीग्राम की गोली को चबाना है। बाकी की जो मैंने दवाइयां बोली हैं फिर इंतजाम करो और मंगाओ, हॉस्पिटल में जाओ, बाकी सब कुछ करो। लेकिन अगर आपने टाइमली एस्पिरिन ले ली तो आपकी जान बच सकती है। डिस्प्रिन की गोली हर घर में होनी चाहिए और आपने सिर्फ चबानी है। अगर वो आदमी चबा नहीं पा रहा है तो 1 चम्मच पानी में डाल के उसको घोल के उसके जीभ के नीचे रख दो ताकि डायरेक्टली जीभ के नीचे से अंदर ब्लड में चली जाए। एकदम से ऐसे आदमियों की आप जान बचा सकते हो। हमें और रोहित नहीं चाहिए मरते हुए।
कोविड में हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। कोविड के टाइम पे अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो, खासकर अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठे आपको लग रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, डिस्प्रिन की गोली चबा लो, नुकसान नहीं होगा, रोज खाते हो हेडेक के लिए आप, लेकिन यहां पे ये किसी की जान को बचा सकता है उसके साथ में। तो डॉक्टर अग्रवाल ने सलाह दी है कि अगर आपको दिल पर थोड़ा भी प्रेशर महसूस होता है, चेस्ट में प्रेशर महसूस होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। जल्दी से अब डॉक्टर्स की राय ले लेते हैं। डॉक्टर यादव, सबसे पहले आप, क्योंकि आप तो सर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर यादव, पहले मुझे ये बताइए, ये कोरोना वायरस अभी तक हम मानते थे कि ये लंग्स पर अटैक करता है, इससे हार्ट कैसे फेल हो रहा है ये, डॉक्टर यादव? कोई नई चीज नहीं है, ये फर्स्ट वेव में भी पिछले साल जो आई थी उसमें भी देखा गया था कि हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन बन जाती है और ये बॉडी का जो अपना रिस्पॉन्स होता है कोविड का, कोविड डायरेक्टली हार्ट को नहीं अफेक्ट करता, लेकिन बॉडी का जो डिफेंसिव रिस्पॉन्स होता है वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, वो हार्ट को असर कर सकता है और हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। हार्ट की झिल्ली होती है उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वैल्व का इन्फ्लेमेशन हो सकता है और इनसे हार्ट की ताकत कम हो जाती है। दूसरा, ब्लड का थक्का जमने का डर रहता है, जिसे हम क्लॉटिंग बोलते हैं, और दिल की नस में अगर वो क्लॉट बन जाए तो वो हार्ट अटैक बना सकता है। तीसरा, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल जमी हुई है तो वो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लाक होता है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, वो प्लाक जो स्टेबल होता है वो फट के उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है और वो हार्ट अटैक दे सकता है। तो कई तरीके से कोरोना आपको हार्ट अटैक दे सकता है और ये कोई नई चीज नहीं है। ओके, लेकिन पता कैसे लगाएं डॉक्टर साहब, कैसे पता लगाएं डॉक्टर यादव कि कोरोना मरीजों को दिल की प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि जो स्टडी आई है उसके मुताबिक अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं है, आपका हार्ट एकदम हेल्दी है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक, कौन से सिम्टम है जिनसे सतर्क रहें, और दूसरा करें क्या फिर? देखिए, एक तो ये है कि यस, बिल्कुल नॉर्मल इंसान जिसको कोविड है और कोई और कोमोर्बिडिटी नहीं है उसे भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर जिनकी बेसिक अंडरलाइन कोमोर्बिडिटीज होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या रक्तचाप या डायबिटीज या हार्ट फेलियर के मरीज, इन लोगों में ज्यादा होती है। सिम्टम्स इसके, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया, जैसे नॉर्मल हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं वैसे ही सिम्टम होते हैं। छाती में भारीपन हो सकता है, दर्द हो सकता है, आपको एक एसिडिटी, कई बार हम उसको बोल देते हैं कि हमारे बद परहेजी हो गई है और खट्टी डकारें आ रही हैं। सांस फूलना, आप चल नहीं रहे, आप आराम से बैठे हैं और पहले नहीं सांस फूल रही थी 1 घंटा पहले, अब सांस फूल रही है, तो वो लंग्स की वजह से भी हो सकती है लेकिन हार्ट की वजह से भी हो सकती है। सडन फेंट होना, तो कोई भी तरीके से अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड पसीना आना, आप एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं और आपको पसीना आ रहा है, वो भी लक्षण हो सकता है हार्ट अटैक का। तो मरीज के लिए बेसिक चीज ये जानना है कि कोई भी अगर उन्हें सिम्टम हो रहा है जो चेंज हो गया है पिछले 1 घंटे में, उसको इग्नोर ना करें। एनी चेंज ऑफ ए सिम्टम जिसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको सीरियसली लें और इमीडिएट अस्पताल को कांटेक्ट करें। बिसाइड द फर्स्ट एड, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया, एस्पिरिन का सेवन करिए, वो सबसे अच्छा फर्स्ट एड है। ओके, डॉक्टर यादव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, हार्ट पर, दिल पर, आपके हृदय पर कोरोना वायरस प्रेशर डाल सकता है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता है आपके हार्ट को, लेकिन आपका शरीर जब कोरोना वायरस से लड़ता है तब आपका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हार्ट पर प्रेशर डाल सकता है और उससे दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर मिश्रा, क्या आपको भी लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये वही वायरस है डॉक्टर मिश्रा जो पिछले साल आया था, ये कोई और वायरस है? क्योंकि ऐसा लगता है कि इस वायरस ने जो तबाही मचाई है, जितनी इन्फेक्टिविटी इस वायरस ने दिखाई है और जो नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं, ये कोई और वायरस लगता है डॉक्टर मिश्रा? मालिक जी, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत म्यूटेशन की वजह से चेंज हुआ है, और एक जो मैं खास चेंज नजर में आ रहा है जो पिछले पेंडेमिक में नहीं था, जो इसमें नजर आ रहा है, एक ये यंग एज की पॉपुलेशन को ज्यादा इन्वॉल्व होता है। पिछले बार जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन था उसमें ज्यादातर मरीज फर्स्ट वीक
और में परेशान हो रहे थे। इसमें ज्यादातर मरीज 8वें-9वें दिन से परेशानी से आते हैं और 8 से 15 दिन, मतलब ये कह सकते हैं कि सेकेंड वीक में मेनली हॉस्पिटल जा रहे हैं और इसकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अभी चूंकि जेनेटिक सीक्वेंसिंग पूरे इंडिया की हो नहीं रही है या ये स्पीड से नहीं है कि पब्लिक डिमांड में हो जिसके बारे में हम कुछ विशेष जानकारी कर सकें, लेकिन जैसा पहले बताया जा रहा था कि यूके का वेरिएंट आया है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट आया है, ब्राजील वेरिएंट देखा गया, इंडिया का डबल म्यूटेशन देखा गया है, जिसके अभी डेटा नहीं है हमारे पास, तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, बट नो डाउट जिस तरह से क्लिनिकल पिक्चर आ रही है मरीज, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, यंग पेशेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेकेंड, इस समय लूज मोशन एंड पेट का प्रॉब्लम ज्यादा नजर आ रहा है चेस्ट के प्रॉब्लम के साथ। थर्ड, यूजुअली 8, 9, 10 मतलब सेकेंड वेव का लास्ट, मतलब 14 से लेकर 8 दिन का जो समय है, दैट बिकम्स मोर क्रिटिकल। और जो हार्ट की बात हो रही है उसमें सिर्फ एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये पिछली वेव में भी था। इसमें क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है उसमें खून का थक्का जम जा रहा है, इसी वजह से अगर वो हार्ट पे जमता है तो हार्ट अटैक के फॉर्म में दिखता है, और बॉडी के किसी पार्ट जैसे ब्रेन में पड़ता है तो पैरालिसिस के फॉर्म में दिख सकता है। ये पहले भी था, ये इसमें भी है, पर इस बार ज्यादा है। और जैसा हम कंपेयर करें, पहले ओल्ड एज के पेशेंट्स की ज्यादा डेथ हुई थी, अभी जो हमें नजर आ रहा है जो हमारे एज में आ रहे हैं, यानी कि साल से लेकर के आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसे ठीक करा रहा हूं डॉक्टर मिश्रा, एक सेकंड रुकिएगा। डॉक्टर गोडसे आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका में आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या वहां भी सीधे कोरोना वायरस से हार्ट अटैक, क्या बहुत सारे केसेस वहां भी हुए हैं क्या, या और फर्स्ट वेव में भी थे क्या, या अभी हाल ही में आ रहे हैं ये? नहीं, मैंने तो ऐसा, हमारे प्रैक्टिस में तो यूएस में ऐसा ज्यादा नहीं दिख रहा है हार्ट का। और दूसरा, हार्ट का हम लोग चेक करते हैं ट्रोपोनिन यूज करके। ट्रोपोनिन एक एंजाइम होता है, वो एक जर्मनी में स्टडी आया था, अगस्त में ही आया था कि 70% पेशेंट में ट्रोपोनिन पॉजिटिव आया था। और फेब में एक स्टडी आया था, कुछ पेशेंट में ट्रोपोनिन, वो ट्रोपोनिन इज जस्ट अ इंडिकेटर, जैसा सीआरपी होता है। मेरी एक सिंपल राय है, वो ट्रोपोनिन चेक करना बंद करो, ये पागलपंती हो गया सब, जैसे सीआरपी चेक करके सबको एचआरसीटी भेज रहे हैं। अभी एस्पिरिन की बात कर रहे थे, हम लोग मेडिकल फील्ड में इतनी गलती कर चुके हैं 100 साल से। जब एस्पिरिन का जन्म हुआ था 100 साल पहले, हम लोग उसे एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल करते थे फीवर कम करने के लिए, हमको लगता था वो एंटीबायोटिक है। एक मेडिकल स्टूडेंट ने बोल दिया जर्मनी में, भैया इससे पेशेंट सिर्फ ठीक लगता है, पेशेंट ठीक नहीं होता। तो हमारे कार्डियक पेशेंट आते हैं, उनको अगर रीनल प्रॉब्लम हो, रीनल फेलियर हो, और उनका ट्रोपोनिन चेक किया तो ज्यादा आता है, फिर लोग कहते हैं रीनल की वजह से ट्रोपोनिन का मानना नहीं है। फिर ट्रोपोनिन चेक क्यों किया? हमारे पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अभी ये वीडियो देख के 2000 लोग ट्रोपोनिन का टेस्ट करके अस्पताल के कतार में बाहर खड़े रहेंगे। देखो, ये जो थ्रोम्बोसिस होता है, जैसे दूसरे डॉक्टर ने बताया है, एक अगर पानी में, ग्लास में पानी है और वो टेबल के बीच में है तो उसको धक्का दिया तो भी टेबल पे ही रहेगा, लेकिन वो टेबल के एज पे है तो धक्का लग के वो गिर सकता है जमीन पे। जिन लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक का चांस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, उनमें जो थ्रोम्बोटिक स्टेज है, कोरोना का थ्रोम्बोटिक स्टेज मतलब वायरल स्टेज से वो ऑलरेडी आगे आ चुका है, वो इम्यून स्टॉर्म हो गया उसका। अगर इम्यून स्टॉर्म में है तो वो ऑलरेडी हेल्प कर रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि घर पे हो, सिम्टम से में, तो एस्पिरिन ले लो, ठीक है, एस्पिरिन 81 हम लोग देते हैं टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, लेकिन वो लोग कह रहे थे प्लाविक्स के 8 टैबलेट ले लो। ये सिर्फ सही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सरासर गलत है। लोग जीआई ब्लीडिंग से मर जाएंगे। 8 pills of Plavix is a very big load if you take it in addition to aspirin when you are sick. तो अभी जीआई ब्लीडिंग हो जाएगा लोगों में, ये Plavix का सप्लाई बंद हो जाएगा। और इंडिया में वैसे कहते हैं 5000 हार्ट के मरीज रोज आते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना था स्टैटिस्टिक्स में। तो सिर्फ कोरोना ही है या अभी हम लोग देख रहे हैं सांबा के ऊपर ढूंढ रहे हैं और गब्बर घूम रहा है, तो हार्ट डिजीज से भी लोग मर सकते हैं ना। सब पूरा कोरोना किया। एक सेकंड ना डॉक्टर गोडसे, ये सवाल इसलिए उठाया गया है क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारे कोविड पेशेंट्स का क्या हुआ है कि वो ठीक थे, ऐसा लगा कि वो ठीक रिकवरी कर रहे हैं, और अचानक उसके बाद उन्हें कुछ ही घंटों में पता लगता है कि उनकी मौत हो जाती है। उनको टाइम भी नहीं मिलता है, डॉक्टर्स को टाइम भी नहीं मिलता है उनको बचाने का। ये क्यों हो रहा है? मान के ये चला जा रहा है कि ये हार्ट अटैक हो रहा है इसलिए हो रहा है। नहीं, एक बड़ा सबसेट है, छोटा सबसेट है।
अगर आपका वायरेमिया खत्म होना है 8-9 दिन के बाद, और अगर आप इम्यून फेज में चले जाते हो, साइटोकाइन स्टॉर्म में, ज्यादातर पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। कुछ कुछ पेशेंट में ये थ्रोम्बोसिस जैसा हो सकता है। और देखो, अगर संख्या शास्त्र की बात की, अगर देखो दिल्ली में 200 बाइसिकल एक्सीडेंट होते हैं, ओके, हर दिन, और मेरे पास मैजिक वॉन्ड है, मैं पूरे दिल्ली का वैक्सीनेशन कर दूं, तो दूसरे दिन न्यूज क्या आएगी व्हाट्सएप पे? 200 मैसेज, कल भैया वैक्सीन ले ली, आज मुझे बाइसिकल एक्सीडेंट हो गया, हम लोग फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो संख्या शास्त्र के मुताबिक जब इतने बड़ी पैमाने पे चीजें होती है, तो जो चीजें वैसे होने वाली ही थी स्टैटिस्टिकली, वो भी हो सकती है। मेरे ख्याल से ये ट्रोपोनिन जो कोविड का ट्रीटमेंट है, वो कोविड का ट्रीटमेंट करो, वैसे भी हम लोग एनीवे उसको लोवेनॉक्स मतलब एनॉक्सिपेरिन देते ही है, ऑक्सीजन देते ही है। अभी सबका कैथ कहाँ करते बैठेंगे हार्ट का? ये जो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं ना एसिम्प्टोमेटिक लोगों का, ये जो सीआरपी कर रहे हैं, डी डाइमर कर रहे हैं, फेरेटिन कर रहे हैं, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दे रहे हैं, ये सब बंद करो। ओके, ऑलराइट, ओके। मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं डॉक्टर गोडसे, और पहले आप ही से इस पर रिएक्शन चाह रहा हूं। हमारे जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक कमिटी है, उसके चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि आने वाले मई में 3 से 5 तारीख के बीच पीक आ जाएगी, और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर हमने समझदारी से काम लिया तो। कुछ पीक के बारे में कब आएगी आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स की कमिटी के चेयरमैन सही कह रहे हैं, इसका मतलब अगला 1 हफ्ता देश पर बहुत भारी है। आज 1 तारीख है, ये मई का सैटरडे है, अगला 1 हफ्ता बहुत भारी होने वाला है देश पर। आपकी असेसमेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखो, पहला, मैं जो 8 महीने से कह रहा हूं, वो डॉक्टर फाउची ने कल कहा, शायद उन्होंने मेरा कोई वीडियो देखा हो, अभी मैं इंग्लिश में ही बना रहा हूं। ये जो कमिटी वमिटी है ना, वो सब लोगों को एक रूम में डाल दो, 1 आवर अ डे, जैसा यूएस में होता था पहली वेव के दौरान। पंतप्रधान, आरोग्य मंत्री, 2-3 टॉप डॉक्टर्स, भारत बायोटेक का सीईओ और सीरम का सीईओ, सब सवाल जनता के जो मन में है उनको सीधा पूछ सकते हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो एक्सपेक्ट कह रहे हैं ना 1 वीक में पीक आएगा 1 वीक में पीक आएगा, लेकिन इसके पीछे छिपी एक अच्छी खबर है, वो भी सुना देता हूं। देखो, हम लोग बार बार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मास्क ना डालो, मास्क तो सबने डालने ही चाहिए, 100% डालने चाहिए, हाथ धोने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मास्क सबने डालने चाहिए। लेकिन भारतीय लोगों ने कभी अच्छी तरह से मास्क पहने नहीं है, ये वस्तुस्थिति है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये फैक्ट है। तो भारतीय लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करने के बावजूद भी दिसंबर एंड में वो पूरी तरह से चला गया। इसका मतलब कोविड आने की ओनली वजह कोविड नॉन अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। तो हमारे जो हम जैसे कोविड एक्सपर्ट है ना, सो कॉल्ड, उनको कोई शर्म है ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। और अगर हमारा गलत आया तो हम लोग बोलते हैं आपने मास्क नहीं पहना इसलिए हो गया। दूसरे भी कई रीजन है उसको छोड़ दो सब। अभी ये जो इसके पीछे छुपी जो अच्छी न्यूज है वो बता देता हूं। वो एक उर्दू में कहते हैं, है फिर जिंदा रहने की हवस खाली, इंतहा है ये बेहयाई की। ये जो कोविड की हवस है, जैसे वो सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को जो आदमी मारता है, कोविड अभी हर फैमिली में एक आदमी को नहीं पकड़ता, 5-5 लोगों को पकड़ रहा है। तो इतना देरी से वेरिएंट की वजह से फैल रहा है कि थोड़ी देर में ऐसा होगा कि कोई बचेगा ही नहीं है जिसको कोविड। और अभी आपने देखा होगा ये दूसरी लहर में। बिल्कुल ठीक है, 1 सेकंड, हाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर गोडसे, 1 सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसी पर आ रहा था, क्योंकि फैक्ट ये है, इन्हीं विद्यासागर साहब ने, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी के चेयरमैन है, ये खुद ही कह रहे हैं कि ये जो ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं ना, इस पर मत जाइए। 50 टाइम्स ज्यादा होंगे इस समय जो मरीज हैं, 50 टाइम्स। इसका मतलब अगर 4 लाख मरीज हैं, उसको 50 से गुणा कर लीजिए। देश में 2 करोड़ उनके हिसाब से 2 करोड़ मरीज आ रहे हैं हर दिन, 2 करोड़। डॉक्टर गोडसे, आपको यकीन होता है इस फिगर पर? 2 करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से 2.5 या 3 करोड़ है। लेकिन ये अच्छी बात है, मतलब मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं कि और ज्यादा केसेस आने चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी इज नेवर द वे टू गो, नेचुरल डिसीज इज नेवर द गो वे टू हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन अभी एक सिंपल है, आप अभी कोविड अंकल से मिलना है आपको, आपका चुनाव है, वैक्सीन के जरिए मिलना है या नेचुरल डिसीज के जरिए मिलना है। लेकिन सबसे अहम बात है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है कि जिन लोगों को 2020 में कोविड हुआ था,
पिछले साल कोविड हुआ था, वो उनमें से कितने लोग दूसरी लहर में सीरियस डिसीज के जरिए आ रहे हैं? इसका आंसर है वेरी फ्यू। इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोग डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, क्वाड्रुपल, क्विंटुपल बोलते हैं, यो म्यूटेशन के अगेंस्ट भी नेचुरल इम्यूनिटी चलती है। अगर ये सही है तो जो 3 करोड़ लोगों को आज हुआ है, जी निछावर करके उनको बचा दिया, तो 8 दिन में वो लोग हमारे साथ रहेंगे कोरोना से मुक्त होने के लिए। ओके, ऑल राइट। हालांकि चला भी जा सकता है। हालांकि इस पर अभी डेटा बहुत कम है। जब तक सारे के सारे स्टडीज इस पर पूरे ना हो जाएं विद डेटा, तब तक दावे से ये नहीं कहा जा सकता कि जिसको एक बार कोरोना हुआ है उसको दूसरी बार कोरोना कम सीवियर होगा। डॉक्टर पासे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर जेसी पासे, पूर्व मेडिकल निदेशक हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल। डॉक्टर पासे, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो मैंने बाकी एक्सपर्ट से भी पूछा है, क्या आपके एक्सपीरियंस में, डॉक्टर पासे सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर पासे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर पासे को आवाज नहीं मिल रही है। डॉक्टर यादव, आपके पास आ रहा हूं मैं। डॉक्टर यादव, आपको विद्यासागर जी की बात पर यकीन हो रहा है कि 50 टाइम्स ज्यादा पेशेंट इस समय हिंदुस्तान में हैं जो ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं उसके मुकाबले, और अगले 1 हफ्ते में पीक आने वाली है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि साहब मैं एक क्लिनिशियन हूं, और ये जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये एपिडेमियोलॉजी का टॉपिक है, और एपिडेमियोलॉजी मैथमेटिकल मॉडलिंग से होती है, जो कि जैसे आपके एग्जिट पोल्स होते हैं उसी तरीके से होती है। तो इसकी रिलायबिलिटी 100% नहीं होती है, लेकिन इस टॉपिक पे मैं अपना कोई राय दूं वो गलत होगा, क्योंकि मेरी नॉलेज सिर्फ आप जैसे चैनल से है, मैं इस पे कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं रखता हूं। ठीक है, बाकी थ्योरेटिकली यस, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है कि बीमारी कितने लोगों को हो गई है जो एसिम्प्टोमेटिक है, उनका पता ही नहीं लगा, या माइल्ड फॉर्म में हुई जो पता नहीं लगा, जिनकी पता भी लग गया था उन्होंने टेस्टिंग नहीं कराई डर के मारे। तो ये बीमारी ऑब्वियसली जितनी नजर आ रही है उससे कई गुना ज्यादा है। और ये भी हमें मालूम है कि ये जो फैक्ट्स फिगर्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं ये भी गलत है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, पेशेंट का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन पेशेंट का CT स्कैन और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वो बिल्कुल क्लासिकल कोरोना है, और इलाज भी कोरोना का हुआ, 2 हफ्ते में उनकी डेथ हो गई, लेकिन सरकार के मुताबिक हम उसको कोरोना डेथ नहीं डिक्लेयर कर सकते, हम उनको नॉन कोरोना डेथ डिक्लेयर करते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स रिलायबल नहीं है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मिश्रा, एक कमेंट करिएगा। डॉक्टर मिश्रा, क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते में पीक आएगी और उसके बाद मामले कम हो जाएंगे, लेकिन अभी 50 टाइम्स ज्यादा केसेस हो सकते हैं? तो इसे अच्छी खबर माने या बुरी खबर माने? मानक जी, अगर देखें तो अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर इसलिए है कि कम से कम सरकार को नजदीक जो लोग हैं वो ये इस बात से वाकिफ हैं जितना टेस्ट हो रहा है और जितने एक्चुअल नंबर है वो सेम नहीं। दूसरी बुरी खबर यह है कि जो एक्चुअल नंबर होते हैं उसी के बेसिस पे पॉलिसी बनती है, जिसकी वजह से पॉलिसी चरमराती है या उसका हम प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर पाते। ये बुरी खबर। मेरा मानक जी कहना चाहूंगा कि ये जो पैंडेमिक है ना, ये कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, असेसमेंट प्रॉब्लम है, प्लानिंग प्रॉब्लम। प्लानिंग इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि जब तक डेटा प्रॉपर नहीं होगा तब तक हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। आज अमेरिका के डॉक्टर फॉसी ने बोला कि यहाँ लॉकडाउन होना चाहिए। ये बात मैं पिछले 15 दिन से हर प्लेटफॉर्म, हर चैनल पे चिल्ला के बोल रहा हूं। और मानक जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, जो असेसमेंट आया है वो असेसमेंट आया है कि 15 तारीख को 5 तारीख तक पीक आ जाएगा, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र जहां पे हाईएस्ट केस है वहां लॉकडाउन है, दिल्ली जहां पे हाईएस्ट केस है वहां पे लॉकडाउन है। इन दोनों जगह लॉकडाउन होने के बावजूद इसी समय पीक आ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है। प्लानिंग ये होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटीज से कि लॉकडाउन लगाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि जब तक हम मिसमैच को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि जितने पेशेंट आ रहे हैं और जितने बेड्स अवेलेबल हैं उसका जब तक मिसमैच रहेगा, हम कोरोना से बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वही बात है ना, सवाल वही आ जाता है कि लॉकडाउन लगाने के बावजूद
ना महाराष्ट्र ना दिल्ली, वहां केसेस कम नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, बिल्कुल ठीक आप चिंता जता रहे हैं, जहां लॉकडाउन नहीं है वहां जब पीक आएगी तब क्या होगा पता नहीं। डॉक्टर पासे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर पासे, पहले मैं चाहूंगा इस पर बोलिएगा, जो आज मैंने राष्ट्र की बात में मेन सवाल भी रखा है, ये हार्ट अटैक जो हो रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को, क्या आप इससे हैरान है क्या? क्योंकि आप भी देख रहे होंगे ऐसे पेशेंट्स जो दिल का दौरा पड़ता है और कुछ ही घंटों में। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं। मैं डॉक्टर यादव की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कार्डियक जो इम्प्लीकेशन है कोरोना की वो वेल नोन है और 3 तरीके से होती है। कार्डियक मसल में होती है, कॉरोनरी वेसल्स के थ्रू हो सकती है और पेरिकार्डियम के थ्रू हो सकती है। तो ये जो कार्डियक इश्यूज हैं ये तो वेल नोन है, क्योंकि जो क्लॉटिंग है एक बहुत बड़ा फीचर है कोरोना का, वो लंग्स में भी होता है और वो हार्ट में भी हो सकता है, हार्ट की अपनी वेसल्स के अंदर भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक होना कोरोना में वेल नोन है, ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हम सावधानी शायद उतनी नहीं बरत रहे हैं अभी तक जितनी हमको बरतनी चाहिए थी। नहीं तो सर, ये कैसे कम हो सकती है क्या? ये जो दिल के दौरे पड़ने से मौतें हो रही हैं कोरोना मरीजों की, क्या इनको कम किया जा सकता है क्या? देखिए, हम जो ब्लड थिनर्स का जो हम ऐड करते हैं अपने मॉडरेट और सीवियर केसेस में, मेरा हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि हमको बहुत अर्ली स्टेज पर ही ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ी छोटी लो डोज के अंदर, बहुत हाई डोज में नहीं, ताकि एक तो क्लॉटिंग की समस्या जो है वो ना उत्पन्न हो, और दूसरा जैसे कि डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि हमें इमरजेंसी किट जो है एस्पिरिन और दूसरी जो दवाइयां हैं वो अपने साथ रखनी चाहिए। जो भी कोरोना से पीड़ित हो गया उसकी जेब में ये सब दवाइयां हर वक्त 24/7 होनी चाहिए। ओके डॉक्टर पासे, एक कमेंट और करिएगा। विद्यासागर जी हैं, हमारी गवर्नमेंट की अपॉइंटेड कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा है कि अभी 3 से 5 तारीख के बीच पीक आने वाली है हिंदुस्तान पर, अगला 1 हफ्ता बहुत भारी है। उनके असेसमेंट के मुताबिक 4 लाख के आसपास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन असल में 50 गुना ज्यादा मरीज आ रहे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। आपको क्या ये आंकड़े, उनका असेसमेंट ठीक लगता है? देखिए, उनका जो भी असेसमेंट है वो किसी चीज के ऊपर बेस्ड होगा। हमें ये मान लेना चाहिए कि ऐसा हो सकता है और हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि समय 3 और 5 मई के बीच में केवल 24 घंटे का 48 घंटे का समय बीच में बाकी है। तो हमें वार लेवल पर उसकी तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम इस तरह की स्थिति अगर सचमुच आती है तो उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। सर, छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए देश में? बिल्कुल ये सही समय है। जो भविष्यवाणी हो रही है 3 और 5 मई की, उसको ध्यान में रखते हुए तो लॉकडाउन जो है वो मस्ट है। बिल्कुल सही है जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे। छोटा सा जवाब डॉक्टर यादव आपका भी, क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए? आई एम नॉट क्वालिफाइड जी। ओके डॉक्टर गोडसे, क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं, छोटा सा जवाब इसी बारे में। आपको भी लगता है लॉकडाउन लगाकर ही अब इस लहर को, इस वेव को काबू किया जा सकता है? जैसा डॉक्टर यादव ने कहा, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट है वो मेडिसिन, उनको कुछ आता नहीं, वो कुछ बकते रहते हैं, तो हम क्यों ना बात करें उसके ऊपर। अभी तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा ही नहीं है। लोग तो डर गए हैं, लोग खुद बाहर नहीं आ रहे हैं, तो अभी लॉकडाउन के सिवाय कोई चारा नहीं है। 3 स्टेप्स में होना चाहिए, इमीडिएट, इंटरमीडिएट, लेट। लेट के लिए वैक्सीन जारी रखो, इंटरमीडिएट हॉस्पिटल बनाओ, एंड अर्ली ऑक्सीजन के लिए हवा से ऑक्सीजन निकालो, कॉन्सेंट्रेटर प्राइवेट सेक्टर को ला दो। क्विकली एक बात कहता हूं, 1980 में इंश्योरेंस का जो पेमेंट होता था जो सब इंश्योरेंस कंपनीज को, वो बंद हो गया था ऑक्सीजन का। उनको बोला हर साल के लिए आपको एक फिक्स पेमेंट मिलेगा। वो इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने हवा से ऑक्सीजन निकालना बना दिया 40 साल पहले, पैसे की लालच की वजह से। तो पैसे की लालच प्राइवेट सेक्टर में अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर को ला लो, फाइजर ला लो, मॉडर्ना ला लो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खत्म कर दो। ओके, बहुत शुक्रिया आपके इस एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए डॉक्टर गोडसे। डॉक्टर पासे बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर यादव बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कम से कम हमारे दर्शकों के लिए ये ज्ञान दिया, उनको ये टिप्स दिए कि कैसे कोरोना वायरस आपके दिल को प्रभाव उस पर डालता है और आप क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। राष्ट्र की बात।